हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है फोर्थ जनरल इलेक्शन। आपको पता है लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव में ये फोर्थ जनरल इलेक्शन है। सेकंड वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, वहाँ पे हमने 3 जनरल इलेक्शन देखे थे। यहाँ पर हम फोर्थ की बात करेंगे और उन 3 जनरल इलेक्शन में एक ही पार्टी का दबदबा था, दैट वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। फोर्थ में भी जीतती है मगर फोर्थ में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो फोर्थ जनरल इलेक्शन के टाइम पर सिनेरियो क्या था इंडिया में, भारत की पॉलिटिक्स में, है ना। ये कब हुआ था? 1967 में हुआ था। इससे पहले हमारे 2 प्रधानमंत्री जो बहुत ज़्यादा फेमस थे उनकी डेथ हो चुकी थी और नई नई प्रधानमंत्री बनी थी, ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस था नहीं, इंदिरा गांधी जी। तो वो वाला टाइम है ये, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हम देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चैप्टर नंबर 5 हमारा चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको सीखने लायक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में कि एक समय ऐसा आया था कि जहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह से टूट जाती है। आपको पता है इस चुनाव के बाद आपको देखने को मिलेगा, और इसके बाद एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और हुआ था, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस पूरी तरह टूट जाएगी, 2 भागों में टूट जाती है। और इंदिरा गांधी समय पर नई नई कांग्रेस को संभाल रही थी, तो उनके सामने क्या चैलेंजेस थे, और फिर इंदिरा गांधी ने सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए कांग्रेस को दोबारा से रीस्टोर किया था। रीस्टोर किसको करते हैं? जो चीज़ खत्म हो गई है या मतलब जो चीज़ लॉस्ट हो चुकी है उसको रीस्टोर किया था, ठीक है। तो एक लाइफ में सीखने लायक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप सीख सकते हो कि अगर समस्याएं हमारी लाइफ में आती हैं, बहुत ज़्यादा आप टूट जाते हो, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आप दोबारा से चीज़ों को रिगेन कर सकते हो। और इस चैप्टर में यही चीज़ दिखाई गई है कि कैसे कांग्रेस के सामने बड़ी समस्याएं आई थी। 1967 से पहले इसके 2 बड़े बड़े प्रधानमंत्री जा चुके थे, उसके बाद नई इंदिरा गांधी आई थी और पार्टी में उनको ज़्यादा साथ मिला नहीं था। उनके जो सिंडिकेट के मेंबर्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे, वो समझते थे कि उनको तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, ठीक है। कांग्रेस टूट भी जाती है, फिर भी इंदिरा गांधी ने अपने दम पर अपनी पॉलिटिकल स्किल दिखाई और कांग्रेस को दोबारा से खड़ा किया। अब जो इन्होंने कांग्रेस खड़ी की थी वो ओरिजिनल कांग्रेस से बिल्कुल अलग थी। तो पहली चीज़, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जनरल इलेक्शन का क्या मतलब है। देखो इंडिया में कई प्रकार के इलेक्शन होते हैं, उनमें से एक इलेक्शन है हमारा जनरल इलेक्शन, यही हम जनरली सुनते हैं। तो ध्यान रखना, जब पीएम का कोई डायरेक्ट चुनाव नहीं होता हमारे देश में, चुनाव होते हैं हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है। और इन्हीं लोकसभा के चुनाव के बाद एमपी चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इनमें से एक को जनरली, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इनमें से एक को क्या बना दिया जाता है? पीएम अपॉइंट कर दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जनरल इलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, जनरल इलेक्शन आपके सेंटर में भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होते हैं, और जनरल इलेक्शन आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो पीएम का चुनाव होता है, स्टेट इलेक्शन में जब स्टेट गवर्नमेंट में जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो सीएम हमारे चुने जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। मगर हम ऐसे नहीं कहते कि पीएम का चुनाव हो रहा है या सीएम का। सेंटर में जब जनरल इलेक्शन होता है तो उसको हम लोकसभा का इलेक्शन बोलते हैं, और स्टेट में जब चुनाव होता है तो उसको हम विधानसभा का चुनाव बोलते हैं। अब मतलब क्या है जनरल इलेक्शन का? सिंपल सा मतलब है कि जनरल इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जो एक रेगुलर इंटरवल पर किया जाता है, उसको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। भारत में हर 5 साल के अंदर एक चुनाव किया जाता है, उसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन। अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। जैसे आपको अगर मैं बताऊं, यूएसए में आपको पता है 4 साल के बाद जनरल इलेक्शन होता है, और 4 साल के बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट बदल जाते हैं, तो ठीक है। तो ऐसे इलेक्शन जो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक साथ हो रहे हैं या कुछ दिनों के अंदर हो रहे हैं और एक रेगुलर इंटरवल पे हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल इलेक्शन। और भारत में ये रेगुलर इंटरवल कितना है? 5 साल। तो जनरल इलेक्शन समझ में आ गया। भारत में ये 5 जनरल इलेक्शन की लिस्ट है। पहला जनरल इलेक्शन 1951-52 में हुआ था, इसलिए इसको 52 का ही जनरल इलेक्शन बोलते हैं। दूसरा वाला 1957 में हुआ था, तीसरा 1962 में हुआ था। तो इन तीनों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो वीडियो देखें, पूरा मैं वीडियो बना चुका हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पर एक ही पार्टी का वोकाल था, दैट वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। दिक्कत यार यहाँ पर आएगी, कांग्रेस को जो मेजर सेटबैक मिला ना वो 1967 में मिला। यहाँ पर ये सेंटर में तो ले दे के जीत जाती है, मगर कई स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाएगी। यहाँ पे 9 स्टेट की बात की गई है, 9 स्टेट में कांग्रेस को झटका लगता है, बहुत बड़ा झटका लगता है। इसलिए 1967 का जो ईयर है ना, इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल अर्थक्वेक। क्या आया था इस समय?
पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ गया, मतलब पॉलिटिक्स में भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, क्योंकि कांग्रेस जो है जो अब तक लगातार सेंटर स्टेट दोनों जगह पे जीतती आ रही थी, इस चुनाव के दौरान 9 स्टेट में सरकार बनाने में विफल रहती है। ठीक है, 5th जनरल इलेक्शन 1971 में हुआ था। यहाँ पर एक पूरी की पूरी लगभग 9 जनरल इलेक्शन की यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, तो आप एक बार इसको देख सकते हो। पहला जनरल इलेक्शन 1951-52 में हुआ था, दूसरा 57 में, तीसरा 62 में, चौथा आपका 1967 में, पाँचवा आपका 1971, छठवा 1977। छठवें में ध्यान रखना है सेंटर में भी सरकार नहीं बना पाती है कांग्रेस। छठवें के बाद तो जनता पार्टी का रूल आता है, और यहाँ पर देखो ये देखिए जनता पार्टी, और प्रधानमंत्री बन जाते हैं मोरारजी देसाई। सातवां जनरल इलेक्शन 1980 में हुआ था, आठवां 1984 में हुआ था, यहाँ पर डेथ भी हो जाती है इंदिरा गांधी जी की। ठीक है, और 1989 में 9वां जनरल इलेक्शन हुआ था। और जो भी जनरल इलेक्शन हुए तो यहाँ पे दे रखा है कौन कौन उसके लीडर्स थे, तो एक लिस्ट है, याद रखें तो रख लेना। तो 4th जनरल इलेक्शन, अपना फोकस किस पे है? 4th जनरल इलेक्शन जो कि 1967 में हुआ था। अब देखो इससे पहले का बैकग्राउंड एक बार समझ लो, है ना। बैकग्राउंड क्या है? 1962 में इंडिया चाइना की लड़ाई हो गई थी, जिसमें चाइना ने इंडिया को हरा दिया था और बहुत सारी हमारी टेरिटरी चाइना ने छीन ली थी। फिर 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। मतलब इस इलेक्शन के होने से पहले हम बहुत ज़्यादा मतलब समस्याएं झेल रहे थे। 2 तो हमने वॉर लड़े थे, 2 वॉर, लगातार 2 वॉर लड़े थे। साथ के साथ में दो हमारे प्रधानमंत्री उनकी डेथ हो गई थी, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी डेथ हो गई थी। तो और दूसरी बात, यहाँ पर इस समय हमारे सामने चैलेंजेस बहुत थे, खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी, बाहर से हम फूड इंपोर्ट करते थे, और फेमाइन जैसी सिचुएशन थी, तो सिचुएशन बहुत ख़राब थी इस समय पर, है ना। तो ईयर 1967 is considered as a landmark year in India's political and electoral history। 1967 के साल को हम क्या बोलते हैं? एक लैंडमार्क ईयर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस बार क्या होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा सिंस इंडिपेंडेंस, स्टेट में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती है, कई स्टेटों में सरकार नहीं बना पाती है, कई स्टेट में जो नॉन कांग्रेस की सरकारें वो बन जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा था पहले। जनरली क्या हो रहा था, सेंटर हो चाहे स्टेट हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही सरकार बनती थी। मगर यहाँ पर पहली बार ऐसा देखने को मिलता है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो स्टेट लेवल पर इकट्ठी होकर मतलब सरकार बनाने लग जाती हैं। और यूँ समझ लो, जो कोलिजन की जो सरकार है, गठबंधन की जो सरकार है, स्टेट लेवल पर कोलिजन 1967 के बाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा एक चीज़ बड़ी कॉमन है, अगर सरकार नहीं बनती है, मेजोरिटी में नहीं आते हैं, तो कोलिजन कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। तो गठबंधन की शुरुआत यहीं से हो जाती है 1967 से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ईयर है 1967 वाला ईयर। ठीक है, अब 1967 से पहले इंडिया के सामने क्या क्या समस्याएं थी, अगर आपको पूछा जाए कि 1967 से पहले क्या क्या हमारे सामने समस्याएं थी। पहली बात तो बहुत ही कम समय के अंदर 1964 से 1967 के बीच में 2 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी डेथ हो जाती है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कमेंट करके आपको बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ कहाँ पर हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, लाल बहादुर शास्त्री जी जब 1965 का वॉर हुआ था तो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया था, तो उस एग्रीमेंट का नाम क्या है और कहाँ पर किया था, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो पहला मेजर चेंजेज इन इंडिया, मतलब चैलेंजेज आएगा यहाँ पे ना, मेजर चैलेंजेज इन इंडिया क्या थे 1967 से पहले, या क्या क्या बदलाव आ रहे थे। तो 2 हमारे प्रधानमंत्री, इनकी डेथ हो जाती है। दूसरा, नए जो प्राइम मिनिस्टर आए, नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए थे 1967 के टाइम पे, ये बन गई थी इंदिरा गांधी जी, है ना। बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था इनके बीच में और मोरारजी देसाई जी के बीच में, मगर जीतती कौन है, इंदिरा गांधी जीतती हैं। और इनको कोई ज़्यादा खास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था नहीं, सरकार इतना चलाने का इतना ज़्यादा अनुभव था नहीं, तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज था। और मानसून के फेल होने की वजह से, मानसून फेल होने का मतलब है बरसात कम हुई थी, और बरसात कम होने की वजह से देश में कई जगह पर ड्रॉट और फेमाइन जैसी समस्याएं थी, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और इस टाइम पर हमने यूएसए से PL480 प्रोग्राम के तहत अनाज मंगाना स्टार्ट कर दिया था, और यूएसए भी बहुत ज़्यादा मतलब कई बार धमकी देता था हमें, मतलब है ना, सही से मतलब देता नहीं था, अपनी मनमर्जी करवाता था। तो एक समस्या हमारी यहाँ फूड क्राइसिस भी चल रही थी। और साथ ही साथ में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, जो अपना डॉलर में रहता है, जिसको RBI मेंटेन करके रखती है, इसमें भी कमी आने लग जाती है। इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो डाउन होने लग जाता है, एक्सपोर्ट में भी डाउन देखने को मिलता है ना। और मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है ये ज़्यादा होने लग जाता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी कम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे इंडिया के सामने 1967 के इलेक्शन से पहले, तो यहाँ पे चैलेंजेस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, अब इंदिरा गांधी जी ने इस समय पर चीज़ों से मतलब टैकल करने के लिए, चीज़ों को मतलब डील करने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए
इन्होंने क्या किया, भारतीय रुपये की जो वैल्यू है उसको डिवैल्यूएट कर दिया। डिवैल्यूएट का मतलब है उसकी वैल्यू कम कर दी। जैसे आज की डेट में आपको बताएं, $1 के अंदर लगभग 80 से ज़्यादा रुपये मिल जाएंगे आपको, है ना। और रुपये को और गिराने का मतलब, डिवैल्यूएट करने का मतलब है, मान लो $1 के बदले में हमने रुपये गिरा दिया 90 रुपये, $1 के मतलब में बदले में 90 रुपये, है ना। 80 से हमने गिरा दिया 90, मतलब हमने जब हम मतलब किसी दूसरी करेंसी की तुलना में अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देते हैं तो उसको हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है कंट्री का। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो पॉसिबिलिटी है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, है ना। तो ऐसे करके मतलब इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की जाती है, मगर इसका बुरा प्रभाव पड़ा और प्राइस राइज हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो पहला स्टेप क्या लिया था इन सब चीज़ों से दूर निपटने के लिए इंदिरा गांधी जी ने? पहला तो रुपये की वैल्यू डिवैल्यूएट कर दी, है ना, डॉलर की तुलना में। दूसरा, देश की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, खाने की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, प्राइस बढ़ रहे थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से परेशान होकर लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यूँ करके मैं कह रहा हूँ कि 1967 का जो साल है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, किसके लिए? कांग्रेस के लिए। तो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और कई जगह पर पूरे देश में बंद और हड़ताल ऑर्गेनाइज की जाती हैं। बंद का मतलब है जैसा आपने सुना हो ना, भारत बंद कर दिया या राजस्थान बंद कर दिया, ऐसे करके मतलब बंद मतलब और हड़ताल की जाती हैं। हड़ताल मतलब जिसको हम प्रोटेस्ट बोलते हैं। अब ये जो बंद और प्रोटेस्ट है, ये सरकार के खिलाफ ये मतलब जो मुहिम चलाई जा रही है प्रोटेस्ट करने की, इसको कौन लीड कर रहा था? इसको लीड कर रही थी अपोजिशन पार्टीज़। कांग्रेस के सामने जो भी पार्टीज हैं वो अपोजिशन पार्टीज हैं। मेनली इसमें CPIM और सोशलिस्ट पार्टी जो थी ये कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग रही थी। तो अब एक टॉपिक इसी में बनेगा, नॉन कांग्रेसिज्म। नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं इन्होंने मिलके एक ग्रुप बना लिया और एक मतलब कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। ये छोटी छोटी जो अपोजिशन पार्टी थी ये मिल जाती हैं और कांग्रेस के खिलाफ हो जाती हैं। इस चीज़ को नॉन कांग्रेसिज्म बोला गया था, ठीक है। तो ऑल अपोजिशन पार्टीज वर ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो 1967 में हमें पता है क्या हो रहा था। 1967 के टाइम पे जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी ये इकट्ठी हो जाती हैं और सरकार के खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट करती हैं, ठीक है। और अपोजिशन पार्टीज को एक चीज़ ये रियलाइज हो गई थी 1967 के टाइम पर कि यार अगर हम डिवाइडेड रहेंगे, अगर हम मतलब सारे की सारी पार्टीज डिवाइडेड रहेंगी तो इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा कांग्रेस को होगा। हमारी वोट जो है वो डिवाइड हो जाएंगे और हर बार कांग्रेस जीतेगी। इसलिए चाहे हमारी कोई सी भी आइडियोलॉजी हो, कोई से भी हमारे प्रोग्राम्स हो, हमको एक होना पड़ेगा और एक एंटी कांग्रेस फ्रंट तैयार करना पड़ेगा। और ये देखने को मिला कई जगह पर एंटी कांग्रेस फ्रंट तैयार हो जाते हैं, मतलब कांग्रेस के खिलाफ फ्रंट तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी मतलब 1967 में पॉलिटिकल पार्टीज को रियलाइज होने लगी कि यार अगर हम बटे रहेंगे तो हमारे वोट बटेंगे और इस समय ज़्यादा प्रभावी कौन है? कांग्रेस है। और हर बार कौन जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी। अगर हमें कांग्रेस को स्टेप डाउन करवाना है, उसको हटाना है, अपनी सरकार लेके आनी है, देन हमको यूनाइट होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। चाहे हमारी कोई सी भी आइडियोलॉजी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और उनको ये भी लगने लगा, ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं, कि इंदिरा गांधी जी को ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है नहीं, साथ के साथ में इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ग्रुप बनने लग जाते हैं। एक तो सिंडिकेट का ग्रुप बनने लग जाता है। सिंडिकेट में जो ओल्ड मेंबर्स थे कांग्रेस के उनको हम सिंडिकेट बोलते हैं। सिंडिकेट चाह रहे थे कि हम भी इंदिरा गांधी को कंट्रोल करें, इनको तो कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। और मोरारजी देसाई वो अपनी चलाने में लग रहे थे, वो चाह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूँ, ठीक है। इनकी और इंदिरा गांधी जी की बनती नहीं थी। तो कांग्रेस के अंदर खुद इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा था, पार्टी के अंदर विवाद चल रहा था। इंदिरा गांधी जी को एक्सपीरियंस था नहीं, तो इन्हीं वजह से इनको लग रहा था अपोजिशन पार्टी जी को कि यार ये सारी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी, हम आसानी से हम कांग्रेस को पावर में से हटा सकते हैं। बट हमें क्या होना पड़ेगा? एक होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है नॉन कांग्रेसिज्म की, इसको देने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं राम मनोहर लोहिया। कौन है? राम मनोहर लोहिया जी ये हैं। इन्होंने मतलब ये कॉन्सेप्ट दिया था नॉन कांग्रेसिज्म का, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनका मानना था कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का जो शासन है वो अनडेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं है और गरीब लोगों के खिलाफ है। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, नॉन कांग्रेस पार्टीज को एक होना पड़ेगा और डेमोक्रेसी लाने के लिए हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और कांग्रेस का रूल हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, नॉन कांग्रेसिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था राम मनोहर लोहिया जी ने। अब 1967 का चुनाव होता है।
अब चुनाव का फैसला, इलेक्टोरल वर्डिक्ट का मतलब है जो 1967 का जो चुनाव हुआ था, अब उसके क्या रिजल्ट आते हैं। अब रिजल्ट हम देख लेते हैं 1967 के। तो फोर्थ जनरल इलेक्शन जो लोकसभा का है और स्टेट असेंबलीज का साथ साथ में हुआ था फरवरी 1967 में, और ऐसा पहली बार हुआ था। ध्यान देना, अब तक जो 3 चुनाव थे, 1952 वाला हो, 1957 वाला हो, 1962 वाला, तीनों चुनावों को अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में लड़ा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही मतलब इन तीनों चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाई थी। तो मतलब लीडर एक ही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन कांग्रेस पार्टी वॉज फाइटिंग इलेक्शन विदाउट पंडित नेहरू जी। और यहाँ पर लीड कौन कर रहे थे कांग्रेस को? इंदिरा गांधी जी लीड कर रही थी। तो ये ऐसा पहली बार हुआ था जब कांग्रेस ने बिना नेहरू के क्या किया था, चुनाव लड़ा था। मगर रिजल्ट बहुत ज़्यादा शॉकिंग होते हैं और कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, दोनों लेवल पर, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल, दोनों लेवल पर कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब आती है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, कई स्टेट में, 7 स्टेट में तो कांग्रेस सीधे सीधे हार जाती है और 2 स्टेट में तो वो डिफेक्शन की वजह से सरकार नहीं बना पाती है। मतलब 9 स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है। इतना बड़ा झटका। अब तक क्या हो रहा था, साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहे थे, एक साथ चुनाव हो रहे थे, सेंटर में भी स्टेट में भी, और जनरली मोस्टली हर जगह पर, मोस्टली कुछ जगहों को छोड़ दो तो ज़्यादातर जगहों पर कांग्रेस की ही सरकार बन रही थी। अब यहाँ पे पहली बार ऐसा झटका लगा कि कई स्टेट में सरकार नहीं बन पाती है कांग्रेस की, प्लस सेंटर में भी बड़ी मुश्किल से सरकार बन पाती है। सेंटर में आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस बस मैनेज कर पाई थी, जबकि इसका परसेंटेज था, वोट परसेंटेज कम हो जाता है, सीटों की संख्या भी कम हो जाती है। तो कांग्रेस को इसने हिला दिया सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। इसलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने ये जो इलेक्शन के रिजल्ट थे 1967 के, इनको बोला कि भैया ये तो एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक की तरह है ना, कांग्रेस को इन्होंने हिला दिया है। हालांकि लोकसभा में कांग्रेस को मेजोरिटी मिली थी, मगर ये जो वोट शेयर था, परसेंटेज था जो वोट शेयर का, वो बहुत कम था और सीटों की संख्या भी बहुत कम आई थी सिंस 1952 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस को वोट भी कम मिलती हैं और सीटों की संख्या भी क्या रहती है, कम रहती है। इंदिरा गांधी के आधे से ज़्यादा मिनिस्टर कैबिनेट के ये हार जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर मिनिस्टर थे, ये भी मतलब सरकार या अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। जैसे के कामराज बहुत ज़्यादा फेमस है, तमिलनाडु के लीडर, ये हार जाते हैं। एस के पाटिल जी महाराष्ट्र से ये हार जाते हैं। अतुल्य घोष जी वेस्ट बंगाल से ये हार जाते हैं। के बी साय जी बिहार से ये भी हार जाते हैं। तो कांग्रेस के सीनियर मिनिस्टर है जो मतलब 1967 के चुनाव में हार जाते हैं, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस एट स्टेट लेवल इन 1967। अब हम देखते हैं स्टेट लेवल पर कांग्रेस की क्या हालत रहती है 1967 के चुनाव में। ठीक है, तो कांग्रेस को यहाँ पे ध्यान देना, स्टेट लेवल पर भी जो कांग्रेस के जो रिजल्ट आए थे, चुनावी रिजल्ट आए थे, बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और शॉकिंग रिजल्ट थे। कांग्रेस ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बुरी तरह से मुझे हारना पड़ेगा या हमें हारना पड़ेगा। 7 स्टेट में मेजोरिटी में नहीं आई थी, मतलब 7 स्टेट में पूरी तरह से कांग्रेस क्या हो जाती है, हार जाती है। और 2 जगह पर कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया था, जो चुने तो कांग्रेस से गए थे मगर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी में चले गए, तो सरकार नहीं बना पाए। इस चीज़ को हम बोलते हैं डिफेक्शन। तो 7 और 2 टोटल 9 स्टेट में सरकार नहीं बनती है। किसकी सरकार नहीं बनती है? कांग्रेस की। तो 9 स्टेट कौन कौन से थे जहां पर सरकार नहीं बना पाती है कांग्रेस? तो एक तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। इन 9 जगहों पर 1967 में सरकार नहीं बनती है। यही था सबसे बड़ा शॉकिंग रिजल्ट, यही था सबसे बड़ा शॉकिंग किसके लिए? कांग्रेस के लिए। तो ये हैं कुछ स्टेट जहाँ पर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती है। तो ये उस समय का 1967 का इलेक्शन के रिजल्ट हैं और 1967 का ये मैप दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान, ये पंजाब हरियाणा वाला रीजन, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, है ना, उड़ीसा, मद्रास बोलते थे पहले, तमिलनाडु नहीं बोलते थे, केरल। इन सभी जगहों पर सरकार नहीं बना पाती है। कौन? कांग्रेस नहीं बना पाती है ना। और मद्रास में आपको एक स्पेशल केस देखने को मिलेगा। मद्रास में एक पार्टी निकल के आती है, डीएमके। फुल फॉर्म क्या है इसकी? द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम। ध्यान रखना, साउथ इंडिया में मद्रास में 2 पार्टी आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एक है डीएमके और है एआईएडीएमके। तो मद्रास में डीएमके, मद्रास मतलब जिसको आज की डेट में क्या बोलते हैं, तमिलनाडु बोलते हैं। तो मद्रास में एक मतलब पार्टी है द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम। ये क्लियर मेजोरिटी से जीत जाते हैं। क्लियर मेजोरिटी का मतलब है कांग्रेस को उन्होंने हरा दिया और जो सरकार बनाने के लिए जो सीटें चाहिए वो ये पार्टी लेके आ जाती है। और इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर एंटी हिंदी मूवमेंट चलाया था। एक्चुअली क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने
हिंदी लागू करने की कोशिश की थी यहाँ पर, हिंदी भाषा को। जबकि आपको पता है साउथ इंडिया में स्पेशली तमिलनाडु और मद्रास की बात करें तो यहाँ पे तमिल भाषा बोली जाती है। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, स्पेशली स्टूडेंट ने क्या किया था, ये जो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात कही जा रही थी, इसके खिलाफ वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था। और इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था किसने, डीएमके पार्टी ने। तो इसका मतलब इनको फ़ायदा मिलता है। और जब चुनाव हुआ 1967 का, तो डीएमके पार्टी चुनाव जीत जाती है, वो भी क्लियर मेजोरिटी के साथ। और ये पहली बार हुआ था, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1952, या मतलब सिंस इंडिपेंडेंस, पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी के साथ मतलब सरकार बना रही है कांग्रेस के अलावा, है ना। तो ये पहली नॉन कांग्रेस पार्टी थी जो क्लियर मेजोरिटी के साथ मद्रास में इन्होंने सरकार बनाई थी। इनके अलावा ये तो कहाँ की बात की हमने, मद्रास की बात की। इनके अलावा कई जगहों पर 8 स्टेट में आपको देखने को मिलता है कोलिजन गवर्नमेंट भी मतलब देखने को मिलती है। कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब है कई सारी पार्टीज मिलकर आती हैं और सरकार बनाती हैं, और कई स्टेट में नॉन कांग्रेस सरकार बनेगी। तो यहाँ पर तो क्लियर मेजोरिटी के साथ बन जाती है, कहाँ पर, मद्रास में। बाकी 8 जगह पर कैसे सरकार बनती है, 8 स्टेट में, वहाँ पर कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, जहाँ पर कई सारी नॉन कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बनाती है। तो थोड़ा सा एक बेसिक यहाँ पर थोड़ा इनके बारे में भी देख लो। डीएमके पार्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं CN अन्नादुरई, ठीक है, ध्यान रखना, CN अन्नादुरई, ये डीएमके पार्टी के फाउंडर हैं। इंडिया अन्ना कहा जाता है इनको। इन्होंने मद्रास का नाम चेंज करवा के तमिलनाडु करवाया था, और इन्होंने डीएमके पार्टी को फाउंड किया था 1949 में, हैं। और ऐसा बताते हैं कि जब इनकी डेथ हुई थी तो इनके फ्यूनरल में 15 मिलियन लोगों ने मतलब अटेंड किया था। बहुत कितनी बड़ी बात है, 15 मिलियन लोग इनके फ्यूनरल को अटेंड करते हैं जब इनकी डेथ हो जाती है। थोड़ा सा आप जानेंगे कोलिजन के बारे में। कोलिजन का मतलब है गठबंधन। अब गठबंधन के बारे में आपको बताइए, जब कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं ला पाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गठबंधन। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राजस्थान में लेजिस्लेटिव असेंबली की 200 सीटें, कितनी सीटें, 200। अगर यहाँ पे आपको क्लियर मेजोरिटी की सरकार बनानी है तो 50% से ज़्यादा आपको सीट लानी पड़ेंगी। 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 200 का 50% हो जाएगा 100, ज़्यादा लानी मतलब एक ज़्यादा ले आओ। तो 101 सीट जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर राजस्थान में लेके आएगी तो वो बनाएगी क्लियर मेजोरिटी की सरकार। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी सीट नहीं आ रही है, मान लो किसी की 90 आ रही है, किसी की 30 आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार बनाएंगी। और जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार चलाती हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार। तो 1967 में एक और शॉकिंग मतलब आपको, या एक और मेजर शिफ्ट आपको क्या देखने को मिलेगा इंडियन पॉलिटिक्स में, कि गठबंधन की सरकारें बनने लग जाती हैं 1967 के बाद, ठीक है। So the system of coalition developed after election of 1967 because no single party got clear majority। तो हमने अभी देखा था कि जो 8 स्टेट थे उनमें क्लियर मेजोरिटी में कोई सी सरकार नहीं आई थी, इसलिए वहाँ पर कई सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज ने मिलकर क्या बनाई, सरकार बनाई। तो मैनी नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर टू मेक जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टी। तो कई सारी जब ये पार्टी नॉन कांग्रेस पार्टी मिलकर आती हैं तो इन्होंने क्या बनाई, जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त विधायक दल। इसलिए ये जो सरकार बनी थी ना, नॉन कांग्रेस वाली जो सरकार बनी थी, इनको बोला गया था SVD गवर्नमेंट। SVD का मतलब होता है संयुक्त विधायक दल वाली सरकार, जहां पर कई सारी पार्टी मिलकर क्या चला रही हैं, सरकार चला रही हैं, और कांग्रेस को इन्होंने हटा दिया। SVD गवर्नमेंट बिहार में जो है उसमें देखो कितनी सारी पार्टी मिलके आती हैं। 2 तो सोशलिस्ट पार्टी थी, SSP और PSP, साथ के साथ में CPI और जनसंघ, इन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी। कहाँ पर, बिहार में बनाई थी। इसके अलावा पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया था। इसमें आपको देखने को मिलेंगे 2 तो अकाली पार्टी थी, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप, साथ के साथ में 2 कम्युनिस्ट पार्टी CPI और CPIM, फिर SSP, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ। इतनी सारी पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई थी कहाँ पर, पंजाब में। इसलिए इनको बोला गया था संयुक्त विधायक दल, है ना, जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टी। मतलब कई सारी पार्टी जो है साथ में आती हैं, नॉन कांग्रेस पार्टी, और ये मिलकर सरकार बनाती हैं। एक और घटना क्या देखने को मिलेगी, एक और घटना यहाँ पे देखने को मिलती है, डिफेक्शन। अब डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज ये कोई व्यक्ति है, थोड़ा मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो ये राम है ना, इसने मान लो इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद ये पार्टी छोड़ देते हैं और ये मान लो सपोज दूसरी पार्टी के साथ चले आते हैं, भारतीय जनसंघ के साथ चले आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। जब कोई MP या MLA एक पार्टी से चुनाव जीतने के बाद उस दूसरी पार्टी में चला जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्शन। अब डिफेक्शन से क्या होता है, सरकारें गिर जाती हैं। तो डिफेक्शन की वजह से भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। और ये डिफेक्शन की भी शुरुआत यहीं से हो जाती है, कहाँ से, 1967 के टाइम से। तो इसलिए 1967 के ईयर को हम क्या बोलते हैं, ए लैंडमार्क ईयर इन दी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव
उस पार्टी को छोड़ देता है जिससे उसको इलेक्ट किया गया है और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिफेक्शन बोलते हैं। और 1967 के इलेक्शन में डिफेक्शन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सरकार बनाने में और सरकार हटाने में कई सारी स्टेट्स में। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना नहीं। कई सारे कांग्रेस लीडर जो थे इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है उनको बनाने में हेल्प करी थी, स्पेशली 3 स्टेट में, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात, उत्तर प्रदेश। हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो सरकारें बनाई गई थी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, ये डिफेक्शन की वजह से ही बनी थी। कई लीडर्स ने कांग्रेस छोड़ के इन पार्टीज को ज्वाइन कर लिया था, अपोजिशन पार्टीज को, ठीक है। और ये जो डिफेक्शन का जो यहाँ से पीरियड स्टार्ट होता है, इसीलिए पॉलिटिक्स में एक फ्रेज फेमस हो गई, आया राम गया राम, आया राम गया राम, ठीक है। ये आया राम गया राम का मतलब है मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति का मतलब जैसे नाम दे दिया राम, राम मतलब कोई एक व्यक्ति है जो कभी एक पार्टी में आ रहा है, कभी दूसरी पार्टी में जा रहा है, कभी तीसरी पार्टी में जा रहा है। तो ये पॉलिटिक्स में बड़ी फेमस फ्रेज है, आया राम गया राम। तो ये मतलब डिफेक्शन को बताता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरी मतलब किसी एक पार्टी से चुना जा रहा है, बाद में चुनने के बाद वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो इससे क्या होता है? नुकसान होता है, सरकार बन नहीं पाती है, ठीक है। बुक में यहाँ पर एक बॉक्स में दे भी रखा है कि 1967 में क्या हुआ था। एक गयालाल, एक व्यक्ति हैं गयालाल, इन्होंने 15 दिन के अंदर 3 पार्टी चेंज कर दी, 3 पार्टी चेंज कर दी, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जनता पार्टी में चले जाते हैं, फिर वापस कांग्रेस में आ जाते हैं और फिर 9 घंटे के अंदर जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो इसीलिए फेमस हो गया आया राम गया राम, मतलब राम इधर आ रहा है कभी उधर जा रहा है। तो ये वाली फ्रेज जो है आया राम गया राम वाला, ये कब से स्टार्ट होती है? 1967। तो डिफेक्शन बड़ा डेंजरस है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब तक आपने हमारे चैनल लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। So thank you so much, keep learning, keep enjoying, and God bless you all.